हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे अच्छे सवाल को डिस्कस करेंगे। और ये मान के चलिए कि इस वीडियो से करीबन करीबन 2 से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रॉपर वे में वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन लगे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मेरे बताने के बाद खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, जहां तक आज के वीडियो का सवाल है, इसमें है आज मैंने लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास रखा हुआ है, तो थोड़ा सा वीडियो ये लंबा जाएगा। ओके, इसलिए जो है वीडियो में बहुत गंभीरता से बने रहिए और अंत तक बने रहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और वीडियो खत्म होने के बाद जब आप रिवीजन करें तो मेरे आंसर देने से पहले आप खुद आंसर देने का प्रयास करें दोबारा जब आप वीडियो देखें तब, है ना, कि आपको आपका आंसर कितना सही जा रहा है इसको क्रॉस चेक जरूर करें। ओके, तो चलिए मैं जो हूँ स्टार्ट कर रहा हूँ, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और आज जो है अपन लोग अ, अ, ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला ही सवाल क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स शोज नॉन ओमिक बिहेवियर। है ना, कह रहा है नॉन ओमिक बिहेवियर कौन सा मटेरियल शो करता है। तो ऑप्शन है निम्न में से कौन सा पदार्थ गैर ओमिक व्यवहार दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है नाइक्रोम, सी में है डायोड और डी में है सिल्वर। तो देखिए सिल्वर चाहे नाइक्रोम चाहे कॉपर, ये तीनों के तीनों कंडक्टर हैं। ओके, मेटल्स हैं। नहीं सॉरी, नाइक्रोम मेटल नहीं है। ओके, तो नाइक्रोम तो हमारा एलॉय है निकेल निकेल और क्रोमियम से, है ना। बट यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कौन नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करेगा। तो डायोड जो होता है ना, ये नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो ड्रिफ्ट वेग होता है, जिसको हम लोग अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं, वो किसके समानुपाती होता है। ओके, तो अपन लोग जानते हैं कि सर वीडी बराबर में आपने पढ़ाया था ई टाउ अपॉन में एम। ओके, तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, और ई बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है, इन अ सर्किट द पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम। कह रहा है पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगा व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स। कह रहा है एक परिपथ में जो शक्ति अपव्यय होता है वो अधिकतम होता है जब लोड प्रतिरोध बराबर होता है। मतलब ये कुछ इस तरह का हुआ कि अगर हम ये बोलें कि ये हमारा एक सेल है और सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है, स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये भी है। तो कह रहा है इससे पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगा। तो इससे पावर जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यानी कैपिटल आर को बोलते हैं अपन लोग लोड रेजिस्टेंस। ओके, कैपिटल आर को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो वो बराबर हो जाए किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, तब जो है पावर डिसिपेटेड सर्किट से मैक्सिमम होता है। ओके, क्लास में पढ़ाया हूं, थ्योरेटिकल अप्रोच है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। यानी अपने को सिग्मा का ऐसा यूनिट बताना है। तो अपन लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है 1/रो, और सिग्मा का एक और फॉर्मूला होता है एन ई म्यू। म्यू बोलते हैं मोबिलिटी को, म्यू किसको बोलते हैं, मोबिलिटी को बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है
अब जो है मैं क्या कहते हैं इसका ऐसा यूनिट बना देता हूँ। तो रो का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताइए। रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। अब ये क्या हो गया, ओम जाएगा ऊपर तो बन जाएगा ओम-1 और मीटर है नीचे मान के चलिए, तो मीटर को नीचे ही रहने दीजिए क्योंकि सारे ऑप्शन में मीटर नीचे ही है। पहला तो गलत ही हो गया क्योंकि ओम मीटर वहां लिखा हुआ है। ओके, ओम मीटर किसका होता है, रो का, यानी रेजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का। अब ओम-1 को साइमन बोलते हैं, तो एस अपॉन एम यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक बिहेवियर, कह रहा है कौन सा ग्राफ ओमिक बिहेवियर दर्शाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर करिएगा, कौन सा ग्राफ, लीनियर वीआई ग्राफ जो है वो ओमिक बिहेवियर दर्शाता है ना। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसी तार का प्रतिरोध किसके व्युत कर्मानुपाती होता है। तो अपन लोग जानते हैं कि R बराबर अपन लोग लिखते हैं रो L अपॉन में A। तो बताइए कि R किसके व्युत कर्मानुपाती हुआ, तो सर A के हुआ। A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुपर कंडक्टर्स, कह रहा है सुपर कंडक्टर के लिए कौन सा चीज जो है वो ट्रू है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। सुपर कंडक्टर में कह रहा है जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। अगला कह रहा है हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, यानी उच्च चालकता होना चाहिए। और अगला कह रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी ऋणात्मक प्रतिरोध होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है इसमें सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है। सुपर कंडक्टर मतलब जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है, और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कब होता है ना, जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो रेजिस्टेंस पे जो है हमारा जो है सुपर कंडक्टर जो है ये जीरो रेजिस्टेंस भी सही है, और अच्छा इसके लिए हाई कंडक्टिविटी भी थोड़ा बहुत सही है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है सुपर कंडक्टर के लिए जीरो रेजिस्टेंस को बेस्ट आंसर मानेंगे। हाई कंडक्टिविटी में कितना हाई होना चाहिए ये क्लियर नहीं है। ओके, इसीलिए जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा हमारा जीरो रेजिस्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, कह रहा है अगर किसी तार की लंबाई को खींच के दोगुना कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि R बराबर होता है रो L बाई A। ओके, और आपने क्या किया है, लेंथ को खींच के डबल किया है। तो ऑब्वियस सी बात है जब किसी तार का लंबाई बढ़ाओगे तो उसका जो एरिया है वो घटेगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लेंथ को बढ़ाया जा रहा हो, कितना गुना, n गुना बढ़ाया जा रहा हो, तो नया रेजिस्टेंस पूछे तो नया रेजिस्टेंस को लिखा जाए n स्क्वायर गुना में पुराना रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद कर लो। ओके, तो लंबाई कितनी गुनी कर दी गई, 2 गुनी, यानी n का मान हो गया 2 गुना। तो हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना में r, यानी 4r हो जाएगा, यानी पुराने का 4 गुना। तो पुराने का 4 गुना ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल इज, तो कह रहा है आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो नाम में ही आइडियल सेल लिख दिया, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, यानी रो का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, क्या शेप पर करता है, क्या साइज पर करता है, क्या टेम्परेचर पे करता है, क्या वोल्टेज पे करता है।
तो ध्यान से देखिए, ना तो शेप पे करेगा, ना ही साइज पे, ना ही वोल्टेज पे। रो का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी तापमान इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अपन लोग क्लास में पढ़े भी है, रो फाइनल बराबर में रो इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, है ना। तो रो जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के चेंज पर। नेक्स्ट है विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ सीरीज सर्किट। कह रहा है अगर सीरीज सर्किट हो तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। तो आपको पता है कि सीरीज सर्किट तब होता है जब एक ही तार में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर सारे रेजिस्टेंस एक ही सर्किट में कनेक्टेड है तो उन सभी में सेम करंट फ्लो होगा। इसका मतलब जो हमारा जो कांस्टेंट चीज होगा वो होगा हमारा करंट। ओके, नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। बहुत ही आसान सवाल है, इसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए एम्पेयर, जो कि हमारा कूलॉम पर सेकेंड के बराबर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट कौन नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ओम तो है रेजिस्टेंस का यूनिट। वोल्ट पर एम्पियर, बेटा आर बराबर में वी बाय आई लिखते हो तो वी का यूनिट वोल्ट है ना, और करंट का यूनिट एम्पियर। तो इसको भी तो हम लोगों को कहना पड़ेगा, हाँ ये भी होगा ही होगा। एम्पियर पर वोल्ट यानी सी नंबर नहीं है, यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है ना। तो एम्पियर पर वोल्ट नहीं होगा, और नीचे वाला भी वी बाय आई है, ये तो होगा ही। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन। किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण। बेटा पहला नियम है, पहला नियम को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, केसीएल बोलते हैं, या इसको केजेएल बोलते हैं, है ना। किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। और इसमें जो संरक्षण रहता है वो आवेश का रहता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 15वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव ड्यू टू। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से मूव करता है। तो वो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर मूव करेगा। ओके, यानी विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो चालक में इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो विद्युत क्षेत्र की वजह से होगा, बाकी सभी ऑप्शंस गलत है। तो यहां तक आपने 15 सवाल जो हमने आपको कराए, इसमें से कितने सवाल आपसे खुद से बन रहे थे, ये भी थोड़ा एक बार देखा करो कि कितना सवाल आपसे बन रहा है, किसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन वाले सवाल को थोड़ा समय दे करके ध्यान से देखा करो कि क्वेश्चन क्या है, कहाँ फंसाया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। रो का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा। तो ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो नाइक्रोम का होगा, है ना। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से मिलके बनता है ना, तो नाइक्रोम का रो जो है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये तो ओम्स लॉ ही है, किसी रजिस्टर के पार विभवांतर जो होता है किसके समानुपाती होता है। तो अपन लोग जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, V किसके समानुपाती है, करंट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर इज गिवन बाय, है ना, यानी किसी रजिस्टर में यानी किसी प्रतिरोध में उपभोग की गई शक्ति किसके द्वारा दी जाती है। तो पावर का फॉर्मूला होता है एक तो वी आई, दूसरा होता है वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा होता है आई स्क्वायर आर। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है, तो तीनों में से एक वी स्क्वायर बाय आर ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। कह रहा है रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने, तो आर बराबर वी बाय आई लिखो सबसे पहले, और वी के लिए पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ डब्ल्यू बाय क्यू से। डब्ल्यू है वर्क, वर्क का लिखो ml2 t-2, और चार्ज का लिख दो at, ठीक है। तो ये बन जाएगा m
L2T-3, क्योंकि नीचे वाला T ऊपर जाएगा, और A-1। अब लिखो यहाँ पे V के जगह Ml2T-3 A-1, और नीचे में करंट के जगह A लिख दो, तो ये बन जाएगा Ml2T-3 A-2, और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। वोल्ट मीटर को किसमें हमेशा जोड़ा जाता है? तो हमेशा इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। ओके, द करेंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, तो आप जानते हो धारा घनत्व जे को लिखते हैं आई बटा में ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया। ओके, नेक्स्ट है, द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। कह रहा है जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है वो किस पर डिपेंड करता है? सीधा याद रखिए, टेम्परेचर पर, है ना। टेम्परेचर ज्यादा होता है ना किसी कंडक्टर का, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ओके, यानी कॉलिजन फास्ट हो जाता है। Which of the following is not a factor affecting resistance of a wire? कह रहा है निम्न में से कौन सा तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? कलर। कलर क्या प्रभावित करेगा? तार का कलर कौन सा है, इससे रेजिस्टेंस को क्या लेना देना? ओके, हाँ, लेंथ पे करता है, मटेरियल पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली। ओम्स लॉ को कौन सा पूरी तरह से मानता है? फिलामेंट बल्ब, इलेक्ट्रोलाइट, मेटालिक रेजिस्टर, डायोड। तो ऑप्शन सही हो जाएगा मेटालिक रेजिस्टर। ओके, नेक्स्ट है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। बेटा वीडी का जो ऑर्डर होता है ना वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना। एग्जाम में पूछा भी है, अपने एग्जाम में कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? कह रहा है जब डिक्रीज इन टेम्परेचर हो, है ना। कंडक्टर की बात कर रहा है, ध्यान रखना, चालक की। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से जो है बढ़ता नहीं है। इंक्रीज इन टेम्परेचर हो, हाँ, इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा। अच्छा, लेंथ को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस घट जाता है, और एरिया को भी इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस घट जाता है। ये सब चीज याद रखें, और ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, वो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सी एक स्केलर राशि नहीं है? या नहीं, छूट गया मुझसे, नहीं लिखना, नहीं है। तो स्केलर कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। विद्युत क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ, यानी सेमी कंडक्टर की अब बात कर रहा है, अर्धचालक की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्धचालक का जो रेजिस्टिविटी है वो घटता है कब? यानी रो का वैल्यू डिक्रीज होता है कब? किसका? सेमीकंडक्टर का। तो अर्धचालक का जब यानी रेजिस्टिविटी घटने का मतलब हुआ सिग्मा बढ़ना, कंडक्टिविटी बढ़ना, और वो तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सिग्मा बढ़ेगा और रो घटेगा। ओके, किसका? सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन कंडक्टर के लिए उल्टा है ना। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर के केस में रो भी बढ़ता है और सिग्मा घटता है। और यहाँ है टेम्परेचर को बढ़ाओ, रो घटेगा और सिग्मा बढ़ेगा। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, और सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होगा, यानी मीटर पर सेकेंड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर करंट। करंट को कौन मेजर करता है? तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो अमीटर करते हैं, है ना। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डबल्ड इफ
यानी तार का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है यदि, तो आर कह रहा है डबल हो गया यानी 2r हो गया। तो कब ऐसा होगा? तो हम जानते हैं आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, है ना। तो कह रहा है जब लंबाई डबल कर दी जाए, है ना, जब एरिया डबल कर दिया जाए, जब टेम्परेचर हाफ कर दिया जाए, जब वोल्टेज डबल कर, नहीं सर जी, लंबाई को डबल करिए रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, है ना। यहाँ यहाँ तार को खींचने के लिए नहीं कह रहा है, ये बात समझना होगा आपको। ओके, कि सर लंबाई डबल करने से एरिया में चेंज होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि अगर एल लेंथ का तार का रेजिस्टेंस आर है तो 2l लेंथ का तार का रेजिस्टेंस 2r हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होता है? तो वो सेमी कंडक्टर के लिए होता है। ओके, मेटल के लिए पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ गुड कंडक्टर, कह रहा है गुड कंडक्टर के लिए इनमें से कौन सही है? तो ऑब्वियस सी बात है, गुड कंडक्टर का क्या क्या होना चाहिए? अच्छा चालक का रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए, है ना, यानी लो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 वोल्ट, यानी डेल्टा वी दे रखा है 10 वोल्ट। ओके, उसके बाद कह रहा है इफ 2 कूलॉम चार्ज मूव्स वर्क डन इज, यानी चार्ज दे रखा है 2 कूलॉम, तो वर्क डन बराबर, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी, है ना। तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 यानी 20 जूल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी किसके थ्रू ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, कौन स्रोत नहीं है? तो बैटरी है, थर्मोकपल है, सोलर सेल भी है, यानी रेजिस्टर हो जाएगा सही आंसर। रेजिस्टर सोर्स जो है ईएमएफ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 पे, कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, मैंने आपको बताया था रो का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, क्या होता है? ओम मीटर, और वो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? कह रहा है अमीटर का करते हैं, वोल्ट मीटर का करते हैं, बिल्कुल वोल्ट मीटर का करेंगे, और किसका करेंगे? विभवांतर नापना है तो किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का, है ना। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, और नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, कह रहा है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और पूछता है अगर अमीटर का प्रतिरोध, तो आपको बोलना है बहुत कम होता है, और वोल्ट मीटर का बहुत अधिक होता है, और उसी में आदर्श वोल्ट मीटर तो अनंत होता है, आदर्श अमीटर तो 0 होता है। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कॉल्ड, V बाय आई को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, है ना, यानी रेजिस्टेंस। तो बच्चों 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। पहली बार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पहले से भी पड़ा हुआ है, उन वीडियो को भी जरूर देख लें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। और आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारा चीज इस वीडियो के थ्रू हम लोग लाने वाले हैं, तो बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा, जो ऑनलाइन हेल्प आपको मैं दे सकता हूं, जितना उतना मैं आपके लिए कर पाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, कह रहा है V का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अभी अपन लोग करे थे W बाय Q, W को ml2t-2 लिखते हैं, Q को AT लिखते हैं, तो AT बटा में लिख दीजिएगा, है ना, और M वहां पे है ही, L2 है, T नीचे से गया तो माइनस का 1, यानी -2 -1 -3 हो जाएगा, और A का पावर -1, यानी ऑप्शन ए ही में ही दिख रहा है ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, सिग्मा के बारे में बात कर रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो के होता है, और क्या, और रो बोलते हैं रेजिस्टिविटी को, है ना, यानी प्रतिरोधकता को। किसी पदार्थ की चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो प्रतिरोधकता के, है ना, रोधकता को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल बैलेंसिंग, पोटेंशियल बैलेंसिंग पे कौन काम करता है, तो आपको भी पता है पोटेंशियोमीटर, यानी विभव मापी, पोटेंशियोमीटर को हिंदी में विभव मापी बोलते हैं। ओके, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कह रहा है एक सेल है, उसका ईएमएफ उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो, यानी ए बी के बराबर हो, वी ए माइनस वी बी हमारा ई के बराबर हो, ऐसा कब होगा, तो अपने को तो पता है सेल में रेजिस्टेंस होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो यार, ऐसा तब होगा जब इससे फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाए, यानी नो करंट फ्लोज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लोवेस्ट रेजिस्टिविटी, किसका रो सबसे कम है, इसमें से दिया हुआ में रो सबसे कम किसका है, जो जिसका जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, यानी कॉपर, कॉपर की कंडक्टिविटी आयरन और एल्यूमिनियम और नाइक्रोम इन सब की तुलना में सबसे ज्यादा है, तो रो जो होगा उसका सबसे कम होगा। अगला, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, कितना आसान क्वेश्चन है ना, पावर को हम लोग वर्क डन बाय टाइम लिखते हैं, और यहाँ पे आप हीट अपॉन में टाइम लिखते हैं, या एनर्जी अपॉन टाइम, यानी जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू वेरी रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध को बदलना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो प्रतिरोध को बदलने के लिए रियोस्टेट का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ये आर के मान को चेंज करता है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कह रहा है वीडी जो है वो किससे इंडिपेंडेंट है, तो वीडी का फॉर्मूला देख लो एक बार, ई टाउ बाय एम, और वीडी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एक बार वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला पूछा हुआ है, ई टाउ बाय एम, उसमें नेगेटिव साइन रहता है। ओके, तो कह रहा है किससे स्वतंत्र है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिलेक्शन, सी से कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है अगला, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, आर का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, तो आर का वैल्यू डिपेंड करता है रो एल बाय ए, रो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो यानी लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, यानी लेंथ एंड एरिया ऑप्शन ए में है, वोल्टेज एंड करंट इस पे तो है ही नहीं, पावर इस पे है ही नहीं, टेम्परेचर है लेकिन प्रेशर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ क्या कह रहा है ये, हाँ वो जो थोड़ा सा वीडियो इंटरप्शन हो गया था वो अब मैं सही कर लिया हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल कंडक्टर, यानी निम्न में से कौन सी आदर्श चालक की विशेषता नहीं है, आइडियल कंडक्टर का विशेषता कौन सा नहीं है, तो कह रहा है जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, कांस्टेंट टेम्परेचर, नो एनर्जी लॉस, तो कह रहा है इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो ध्यान से, कह रहा है कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, कंडक्टर आइडियल है, तो शून्य प्रतिरोध,
शून्य प्रतिरोध, अनंत चालकता, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, कहने का मतलब हो गया सुपर कंडक्टर, स्थिर तापमान, हाँ ऑप्शन सी कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ये इसका विशेषता नहीं है आइडियल कंडक्टर का, है ना। एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है ना। जितना जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना कम एनर्जी लॉस होगा, ओके। और अगर आइडियल है तो होगा ही नहीं। और जीरो रेजिस्टेंस तो समझ में आ ही रहा है कि आइडियल कंडक्टर है तो जीरो रेजिस्टेंस पे बात होगी ही। और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, जिसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोल देते हैं, ओके। नेक्स्ट है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इंक्रीजेज विथ, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है ना। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कह रहा है आर किसके साथ बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सेल को यूज करने लग जाते हो तो धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी जब उसका एज बढ़ेगा, जब उसका उपयोग बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस इंटरनल जो है वो भी बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करेंट, ये देखो क्वेश्चन समझो, स्मॉल करेंट को यानी छोटी विद्युत धारा को पता करना है, किसको यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज मैक्सिमम व्हेन, कह रहा है किसी प्रतिरोध में शक्ति का जो खर्च है वो अधिकतम होता है कब। तो अपने को पता है जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो, यानी जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, निम्न में से कौन सी विद्युत शक्ति का जो है मात्रक नहीं है। तो वाट है, जूल पर सेकेंड भी है, ओम होगा क्या, वोल्ट एम्पियर भी है। कैसे, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, तो वी का वोल्ट, करंट का एम्पियर, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी ओम नहीं है। यहाँ पूछा था कौन नहीं है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल के, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए कौन सा सही है। कह रहा है वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, इसी तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन सारे पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट, अगर किसी सर्किट में करंट को, किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करना है तो किसका यूज करेंगे, रियोस्टेट का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रियोस्टेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इज जीरो व्हेन, यानी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो कब होगा। तो रजिस्टर है, इसका मतलब रजिस्टर है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस तब जीरो होगा, वी का मान तब जीरो होगा जब करंट ही फ्लो ना हो, मतलब आई जीरो हो, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंट इनटू अ सर्कल, तो सर्कल में मोड़ लीजिए रेजिस्टेंस को, अब पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस है 10 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, एक यहाँ मान लीजिए और एक यहाँ, अपने को ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो ऊपर आधा वायर और नीचे भी आधा वायर, तो ये भी 5 ओम का होगा, ये भी 5 ओम का हो गया। अब दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 गुना 5 अब बटा में 5 प्लस 5 यानी 10, तो 5 से 2 बार में 5 बटा 2 यानी ये हो जाएगा 2.5 ओम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड, तो पावर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा आई स्क्वायर आर, तो आई है अपना कितना 5, 5 का स्क्वायर इंटू में 4, 25 25 चौका कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा अपना इसका आंसर, सॉरी 100 वोल्ट वाट होगा, पावर निकाले है ना 100 वाट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव मिनिमम रेजिस्टेंस, तो ये बात ध्यान रखो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रजिस्टर को ज्वाइन करेंगे
तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, यानी टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके बच्चों, तो जो है ना चार्ज में लगाना पड़ेगा नहीं तो पावर सिस्टम ठप हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा बंद। चलो भैया बच गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 60 वाट 220 बल्ब, यानी एक बल्ब है जिसका रेटिंग है 60 वाट और 220 वोल्ट, तो इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, एक 110 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड पूछ रहा है हमसे कितना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का यूज करके रेजिस्टेंस पता करना अपना लोग को, बल्ब का रेजिस्टेंस वो पता करेंगे V स्क्वायर बाय P से, यानी 220 का स्क्वायर अपॉन में पावर यानी 60 वाट। अब पावर निकालना है जो वहां पे डेवलप हो रहा होगा, तो पावर को अगेन लिखो V स्क्वायर बाय R, तो V के जगह में लिखोगे 110 कितनी बार, 2 बार, अपॉन में R का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 220 का स्क्वायर, यानी 220 गुना 220 और 60 चला जाएगा ऊपर क्योंकि 60 बट्टा में है। 110 से 220 दो बार में, 110 से 220 दो बार में, 2 दूनी 4, 4 से 60 कटेगा 15 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 15 वाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब खत्म ही होने वाला है। इफ द करंट इन अ वायर इज हाफ्ड, करंट को आधा कर दिया गया, तो कह रहा है पावर डिसिपेट क्या होगा। तो पावर बराबर होता है फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, यानी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। अगर करंट को आधा कर दोगे यानी आई बाय 2 का स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर बाय 4, तो नया वाला जो पावर हो जाएगा वो पी बाय 4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए वायर हैज रेजिस्टेंस आर, एक वायर के पास आर रेजिस्टेंस है। इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, यानी रेजिस्टेंस डबल हो गया है, तो कह रहा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी लेंथ को डबल किया गया है, लेंथ को डबल किया गया, और कैसे डबल किया गया है, खींच के, स्ट्रेच करके। इसका मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, जब भी खींच करके चेंज करें लेंथ को तो फॉर्मूला लगाओ एन स्क्वायर आर, और लेंथ को डबल किए हो तो एन की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर आर, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अपने वीडियो में, है ना, मैंने 2 बार इस क्वेश्चन को टाइप कर दिया। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, रिवीजन भी हो गया तुम्हारा। अगला है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड टू 5 ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट। सिंपल क्वेश्चन है, एक 5 ओम का रजिस्टर बना लीजिए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डाल दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और ये 12 वोल्ट की बैटरी, तो 5 ओम और 1 ओम दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, है ना, वही आई करंट, तो ये टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6 ओम हो जाएगा। अब आई पूछा है, ओम्स लॉ लगा दो, आई बराबर V बाय आर, तो 12 बटा में 6, 6 से कटेगा 2 बार में, यानी 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2 ohm and a 4 ohm resistors are connected in parallel, what is the equivalent resistance। तो R equivalent निकालना है, तो R equivalent क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़, यानी 2 गुना 4, अब बटा में दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 से 3 बार में, 4 बटा 3 1.33 ओम हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इफ 10 कूलम चार्ज फ्लोज इन 2 सेकेंड द करंट इज, यानी 10 कूलम आवेश अगर 2 सेकेंड में प्रवाहित हो जाता है तो धारा होगी। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बाय टी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत ही आसान है, 2 से 5 बार में, और ये हो जाएगा 5 एम्पियर, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई रेजिस्टेंस, अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो वी यूज मैगर। ओके,
ये नए टाइप का सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0.004 डिग्री 4 पर डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 70 डिग्री सेल्सियस। तो आर बराबर में, आर फाइनल बराबर में हम लोग जानते हैं आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आर इनिशियल जो है वो कितना ओम दिया हुआ है अपना लोगों को, 5 ओम, और यहाँ 1 प्लस एल्फा का वैल्यू है 0.004 और टी फाइनल है 70 और में से 20 डिग्री सेल्सियस को घटा देना है। तो ये बन गया 5, ये 1 प्लस 0.004 और 70 में से 20 गया तो 50। पॉइंट को हटाइए, नीचे आएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो काटिएगा, है ना, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 4 से कटेगा ये 5 बार में, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1/5, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, 5 गुना 6/5, 5 और 5 कैंसिल होगा, यानी फाइनल रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक से देख लेना एक बार इसको, है ना, मैं बता दिया हूं, कैलकुलेशन देख लेना कैसे कैसे मैंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन अफेक्ट नहीं होता, चार्ज नहीं होता, चार्ज को टेम्परेचर से क्या लेना देना भाई, है ना। नेक्स्ट, अ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस 2 ओम। तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। कह रहा है इफ लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस इज हाफ्ड, न्यू रेजिस्टेंस। तो आर बराबर होता है रो एल बाय एरिया, तो एरिया को तुम लिख दो पाई आर स्क्वायर। अब नया रेजिस्टेंस पे चलते हैं, कह रहा है लेंथ डबल कर दिया, है ना, और रेडियस को हाफ कर दिया, यानी r/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया रो इंटू 2l और ये पाई आर स्क्वायर, और नीचे जो ये 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 चला जाएगा ऊपर, यानी ये बन जाएगा 4 दूनी 8 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस है आर, यानी ये हो जाएगा 8r, और आर का मान कितना दिया हुआ है ना, लेंथ डबल और त्रिज्या आधा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा, है ना, r/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गया ऊपर, 4 2 जा 8, तो 8 इंटू में रो एल बाय पाई आर स्क्वायर 8r हो गया। ओके, तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 8 इंटू आर का मान 2 ओम दिया हुआ है, तो 8 इंटू 2 यानी 16 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा 16 ओम, है ना। ये चारों ऑप्शन जो है ये गलत है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं अपन, आर बराबर में रो एल बाय एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, लेंथ को डबल बोल रहा है, ठीक है, रेडियस को हाफ, तो आर को r/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 पलट करके जो बटम है वो ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अब 8 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर यानी 8r, है ना, तो 16 ओम ही आंसर होगा इसका। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो भैया जब किसी तार को 3 इक्वल पार्ट में काटोगे तो रेजिस्टेंस भी इक्वली बट जाएगा, यानी ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो कह रहा है प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 100 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 20 कूलम चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो V बराबर में W/Q लगा दो, W की जगह लिख दो 100 जूल, यहाँ 20 कूलम, 20 से 5 बार में काटो, 5 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। निम्न में से कौन सा चालक नहीं है, बता दो तुम ही, कौन सा नहीं है, देख लो ऑप्शन देखो, बताओ कौन सा नहीं है, चालक कौन सा नहीं है, ग्लास, है ना। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम इफ द वायर इज डबल्ड इन लेंथ एंड ट्रिपल्ड इन एरिया। एक मिनट, इसमें रेडियस ही था, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा एरिया तो नहीं था।
ट्रिपल्ड इन एरिया, नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आर जो होता है रो एल बाय ए होता है, इसका मान 10 ओम दिया है। अब कह रहा है नया वाला आर बताओ, लंबाई को डबल कर दिया गया, वायर इज डबल्ड इन लेंथ एंड ट्रिपल्ड इन एरिया, यानी 3a हो गया, यानी ये बन गया 2/3 रो एल बाय ए, और 2/3 रो एल बाय ए का मान 10 है, ये देखो रो एल बाय ए का मान 10 है, तो 20/3 यानी 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 या 6/7, ये हो जाएगा। यहाँ मिसप्रिंट है मेरे से, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, 6.67 ओम हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ यार तुम ही लोग बताओ, बहुत ही आसान सवाल है, आंसर ढूंढ लिए कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओम्स लॉ, ओम के नियम के लिए कौन सा सही है, बता दो भाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। नेक्स्ट, ए वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, इट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब 3 इक्वल पार्ट में काटे तो तीनों हो गए 4 ओम के, और अब इनको पैरेलल में जोड़ दो, ये लो जोड़ दिए, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। अब कह रहा है आर इक्विवेलेंट क्या हो जाए? तो जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड हो पैरेलल में तो फॉर्मूला डालो R/N, यानी R है 4 ओम, और कितनी बार? 3 बार, 4/3 यानी 1.33 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो भैया इसका क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ, बहुत सारा सवाल मैंने बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कह रहा है मटेरियल पे कौन डिपेंड नहीं करता है, कौन डिपेंड नहीं करता है? रेजिस्टिविटी तो करता है, कंडक्टिविटी भी करता है ना, और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में अगर अपन लोग बात करें तो अल्फा का वैल्यू चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहा है मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे कौन डिपेंड नहीं करता है? तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अल्फा मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, याद रखना। ओके, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये तीनों डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करता है, डी नंबर टेम्परेचर कोफिशिएंट। और लास्ट सवाल, 80वां सवाल, है ना। आपने 80 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो 80वां सवाल है, अ 10 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस 2 ओम, मतलब एक 10 मीटर लंबा तार है और उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। कह रहा है अगर 40 मीटर का तार हो सेम थिकनेस का, यानी उसी मोटाई का, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? आप खुद बताओ, अगर 40 मीटर का हुआ तो 10 मीटर पे 2 ओम, अगले 10 पे फिर 2 ओम, अगले 10 पे फिर 2 ओम, अगले 10 पे फिर 2 ओम, तो टोटल कितना ओम हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने टोटल 80 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला वीडियो था, एक वीडियो मैं और लेकर के आऊंगा, उसके क्वेश्चन अभी मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ, लेकिन ये 80 क्वेश्चन में मैंने लगभग सब टॉपिक के क्वेश्चंस को, जितना भी आपके नोट से कनेक्टेड क्वेश्चन था उसको मैंने बना के देने का कोशिश किया है, और इससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेवल क्वेश्चन का है वो यही लेवल है, इसी लेवल के आजू बाजू जो है क्वेश्चन पेपर घूम रहा है अपने बोर्ड का। तो चलिए हम लोग मिलेंगे, अगला जो चैप्टर लेंगे वो, या तो अगर ये तैयार कर लूंगा तो इसी का ले लूंगा और इसको निपटा ही दूंगा, और नहीं तो कोई और चैप्टर भी लूंगा, है ना। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 80 क्वेश्चन, मैंने सभी क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं उठाया हूँ, जो एग्जामिनेशन में पेपर में ज्यादातर देखने को अपने को मिल सकता है। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला है और अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।